हेलो साथियों, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस पहले लेक्चर में हम आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा साइंस क्या होती है और इस डेटा साइंस से हमारी क्या क्या उम्मीदें हैं। पहले हमारे पास सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट होता था, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स की जगह आप लोग डेटा साइंस को प्रेफर करने लगे हैं। तो ऐसा हमारी इस स्टैटिस्टिक्स के साथ में क्या हुआ कि लोगों ने डेटा साइंस को प्रेफर करना शुरू कर दिया। तो इस लेक्चर में हम आपको एक बेसिक बैकग्राउंड देना चाहते हैं। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जब भी डेटा साइंस की बात करते हैं तो हमारे वहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम किन किन अपने उद्देश्यों की को कंप्लीट करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस करते भी हैं तो क्यों करते हैं। इसी तरह के हमारे छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम इस लेक्चर में जिनका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहाँ पे आरंभ करते हैं। इस लेक्चर में हम अपने डेटा साइंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वाई, व्हाट एंड हाउ, राइट। तो अब सबसे पहला तो आप अगर ध्यान दें, डेटा साइंस के हमारे दो शब्द होते हैं, डेटा और साइंस। तो इसमें से इनका क्या मतलब होता है? साइंस क्या होती है? साइंस एक स्पेशल तरह की अप्रोच है जिनसे हम अपने किसी सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस सवाल के उत्तर में ऐसा क्यों हो रहा है, और हम ये जानना चाहते हैं कि कोई अगर हमारी प्रोसेस हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कौन कर रहा है, इत्यादि इत्यादि, राइट। तो जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर हम बाहर देखते हैं कि हमारे बादल काले रंग के हैं, तो बादल अगर काले रंग के हैं तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारी बारिश होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे बादल काले क्यों हुए, और काले बादल हैं तो उससे बारिश ही क्यों हो रही है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान सा साधन है, वो है डेटा। ये डेटा क्या होता है? डेटा हमारा एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ से मुझको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस हमारी एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके द्वारा हम डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लोग डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं, और हम अपना जो भी फैसला है हम अपने डेटा की बेसिस पर ही क्यों करते हैं। तो ऐसे उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें कि अगर मुझे अपने क्लास में अपने अगर बच्चों को अगर कुछ भी अगर एक ग्रेडिंग देनी है, उनको मुझे ग्रेड ABCD के फॉर्म में अगर कलेक्ट करना अगर है, देन हम अगर दो ऑप्शन से लेते हैं कि हम जिन बच्चों ने नीली कलर की कमीज़ पहनी है उनको हम ग्रेड A दे देंगे, और जिन लोगों ने हमारी काले रंग की कमीज़ पहनी है उनको हम ग्रेड B दे देंगे। तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट हमारे इस फैसले से खुश नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसमें से डेटा कलेक्ट करते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि हम उनके कई सारे इम्तहान लेंगे, यूनिट टेस्ट लेंगे, क्वार्टरली एग्ज़ाम लेंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम लेंगे, फाइनल एग्ज़ाम लेंगे, और उसकी बेसिस पे हम उनके जो नंबर आए हैं उनके ऊपर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, और उसकी बेसिस पर हम ये करेंगे कि जिस भी हमारे कैंडिडेट के 80% से ज़्यादा नंबर आए हैं उनको हम ग्रेड A दे देंगे, जिनके हमारे 60 से 80% के बीच में नंबर आए उनको हम ग्रेड B दे देंगे। तो ऐसा फैसला हमारे लिए जो भी होगा वो सभी को उसकी सहमति होगी, सब लोग उस फैसले को मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हम ये डेटा अपना कलेक्ट करते हैं कि किसके द्वारा हमको अपनी नॉलेज की जो प्यास है वो मज़ीद बुझ जाए। हम जिस कारण को जानना चाहते हैं वो मेरे को कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किसने के इत्यादि, इस तरीके के हमारे जो भी सवालों के जवाब मुझे मिल जाए। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है कि हमको अपने रिलेवेंट क्वेश्चंस के बारे में कुछ डेटा मिल जाए। अब रिलेवेंट क्वेश्चन क्या होता है? रिलेवेंट क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर मुझे अपने क्लास में बच्चों की औसत आयु जाननी है तो उनकी औसत आयु को जानने के लिए हमको उनकी जो उम्र है, एज है, उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करना चाहिए। अगर हम उनकी मान लिया हाइट के ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके द्वारा हम उनकी अगर औसत आयु को निकालने की कोशिश करें तो शायद मुझे सही
फैसला नहीं मिलेगा। तो और हम इस प्रकार के सारे सवालों का जवाब अपने जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी बेसिस पर देना चाहते हैं। अब हम बार बार डेटा की बात कर रहे हैं, तो ये डेटा क्या है? डेटा हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छिपी होती है, लेकिन समस्या खाली इतनी है कि यह डेटा अपने हिसाब से बोल नहीं सकता है या खुद ब खुद बोल नहीं सकता है, राइट? ये हमारी इसकी एक समस्या है। और हम लोग भी डेटा की भाषा को ऐसे अगर डेटा की वैल्यूज़ को देख करके समझ नहीं पाते हैं, राइट? तो अब हमारे और डेटा के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो डेटा हमारी जिस भाषा में हमको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, हम उसी भाषा को भी समझें। और ये जो स्टैटिस्टिक्स हमारी डेटा की लैंग्वेज होती है, और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम जो भी कुछ एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस पे जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं, ग्राफिक्स आते हैं, उसके द्वारा हम डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस डेटा को किस प्रकार से कलेक्ट किया जाए, इसको किस प्रकार से एनालाइज किया जाए, और इस डेटा से हमको जो सही स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस कैसे निकाले जाएं, और ये भी फैसला कैसे किया जाए कि जो हमारे जवाब को देने के लिए हमने सही स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ किया है। और इस तरह के जो भी हमारे सारे कारण होते हैं किसके द्वारा हम इन सवालों का जवाब निकालने की कोशिश करते हैं, वो सब हमारा इस डेटा एनालिसिस का पार्ट होते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारी एक ऐसी साइंस है जो हमारे उस डेटा के अंदर छुपी इंफॉर्मेशन को एक किसी डिसीजन को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है। अब साथ में ही जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिस्टिक्स के जो हमारे टूल्स होते हैं, ये मुझे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देते हैं, कुछ हमको ग्राफ्स बताते हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और ग्राफ के द्वारा उस डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन जो बाहर आ रही है उसका सही इंटरप्रिटेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? स्टैटिस्टिक्स कोई जादू नहीं कर सकती है। स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके द्वारा हम डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और ये हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि स्टैटिस्टिक्स किसी प्रोसेस या किसी फिनोमेना को चेंज नहीं कर सकती है, और ये खाली एक साइंटिफिक तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी इस सही इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण के लिए बताएं कि अगर कोई दवा की कंपनी है जिसने कोई नई दवा डेवलप करी है, और अगर वो मेरे पास आती है और अगर कंपनी कहती है कि आप ये दिखा सकते हो कि यह जो दवा हमने अभी डेवलप करी है ये पहले वाली दवा से अच्छी है या उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, देन मेरा आंसर होता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं उनको साथ में ये भी जवाब देता हूँ कि मैं ये ज़रूर मालूम कर सकता हूँ कि जो आपने दवा बनाई है वो दवा पहले वाली दवा से अच्छी है कि नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और साथ ही जो भी हमारी प्रोसेस होती है हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट हमारा नेचुरल वे में हो रहा है, हमको उसी को ध्यान में रखना पड़ता है। कि अगर हम कहें कि अगर हमारे एक काले बादल आते हैं और उनके द्वारा अगर बारिश होती है, तो ये प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते और ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो हमारा सारी प्रोसेस होती हैं इनको हम डेटा के द्वारा निकालने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमारे पास कई सारे कारण हैं कि हम अपना डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं। पहला कलेक्शन है कि हम जो थ्योरी में अपने बहुत सारे डेवलपमेंट्स करते हैं, हमारी बहुत सारी हाइपोथेसिस होती हैं, उनको हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि जब भी कोई हमारे सामने नई समस्या आती है, नया सवाल आता है, तो उसको हम अपने मैथमेटिक्स के जो टूल्स होते हैं उनकी बेसिस पे हम कोई एक मॉडल निकालते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये मॉडल हमारा ठीक है कि नहीं है, तो उसको हम अपने डेटा के ऊपर लगाते हैं, और जो मुझको उस फिनोमेना का आउटकम मिल रहा है वही आउटकम अगर हमको अपने इस थ्योरेटिकल मॉडल के द्वारा भी अगर मिल रहा होता है, देन हम कहते हैं कि हमारा मॉडल सही है, राइट। उसके अलावा हम जो भी अपना फैसला है, जो भी अपने इन्फरेंसेस हैं, उनको हम जो हमने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसकी बेसिस पर निकालना चाहते हैं। और ये जो हमारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं इनका हमारा आगे बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं,
जैसे कि हमारे बहुत सारे पॉलिसीज़ बनती हैं भारत सरकार के लेवल पर, या जो हमारे डिफरेंट तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, फोरकास्टिंग होती है इत्यादि, इन सब को हम अपने इसी तरह के स्टैटिस्टिकल मॉडल जो हम डेवलप करते हैं उनके द्वारा किया जाता है। राइट। अब हम आपको यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहेंगे कि बहुत बार आपने देखा है कि लोग स्टैटिस्टिक्स डेटा पे यूज़ करते हैं तो कई बार सही होता है, कई बार गलत होता है, और साथ ही आपने सुना भी होगा कि बहुत बार लोग स्टैटिस्टिक्स के जोक्स भी बनाते हैं और डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है और सही फैसला करने का तरीका क्या होता है। अब तक हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारी एक डेटा की भाषा होती है। अब जब भी आप अगर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हो देन उसको हम डेटा की बेसिस पे करते हैं। अब जब भी हम अपने डेटा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमने सही डेटा का कलेक्शन किया है या हमने गलत डेटा का कलेक्शन किया है। अब जब डेटा कलेक्शन हमारा हो जाता है उसके बाद हम उसके ऊपर कोई एक स्टैटिस्टिक्स का टूल लगाते हैं। जैसे कि अगर हम उसको अपने क्लास में बच्चों की औसत आयु निकालनी है तो उसके लिए हम अर्थमेटिक मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सपोज कॉरलेशन कोएफिशिएंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें से कौन सा टूल मुझको सही इन्फॉर्मेशन देगा, ये फैसला हमारा होता है। तो अगर हम जो भी स्टैटिस्टिक्स के जो टूल की बात करते हैं तो टूल हमारा या तो सही हो सकता है या हमारा टूल गलत हो सकता है। अब अगर हम अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो देखिए क्या हो सकता है कि अगर हमने गलत स्टैटिस्टिकल टूल को हमने गलत डेटा पे लिया है देन हमारा जो फैसला होगा वो तो गलत ही होगा। उसके बाद में अगर हमने अपने गलत स्टैटिस्टिक्स के टूल को अगर हमने सही डेटा के ऊपर भी लगाया अगर है तो भी ये हमको गलत फैसला ही देगा। और उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि अगर हम अपने सही स्टैटिस्टिक्स के टूल को अगर हम गलत डेटा पे लगाते हैं तो भी ये मुझको गलत फैसला ही देगा। इन 4 ऑप्शंस में से आप अगर देखोगे खाली एक ही ऑप्शन है जहाँ पे हम करेक्ट स्टैटिस्टिक्स के टूल को करेक्ट डेटा पे लगाते हैं तभी वह मुझे करेक्ट फैसला देता है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो कि आपको डेटा भी सही तरीके से कलेक्ट करना है और सही तरीके से कलेक्ट करे हुए डेटा के ऊपर आपको अपने स्टैटिस्टिक्स के टूल को लगाना है और वही टूल लगाना है जो वहाँ के लिए उपयुक्त हो, जो उसके लिए सही टूल हो, तभी आपको स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पर सही फैसला मिलेगा। इसीलिए हम एक बहुत ही सिंपल भाषा में कहते हैं कि हमारा नियम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, अर्थात कि अगर आप कुछ गलत चीज़ डालेंगे तो उसका आउटकम भी गलत ही आएगा। और स्टैटिस्टिक्स के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम अपने गणित या जो मैथमेटिकल एनालिसिस होती है उसकी बेसिस पर हम निकालते हैं। और ये जो हमारे रूल्स को हम इस प्रकार से फ्रेम करते हैं कि जो हमारे डेटा की बेसिस पे जो हमको आउटकम दिखाई पड़ रहा है वही आउटकम हमको अपने इन नियमों के द्वारा भी दिखाई पड़ना चाहिए और इसलिए वो नियम हमको सही फैसला देंगे। तो सही फैसला क्या हुआ कि जो हमारा मैथमेटिकल टूल हमको सही फैसला दे रहा है और वही फैसला हमारा डेटा के द्वारा भी मुझको दिखाई देना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि अगर हमने काले बादल के ऊपर डेटा कलेक्ट किया है और हमारा टूल कहता है कि काले बादल अगर हैं तो बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो काले बादल जब भी हमारे आते हैं तो उसके बाद बहुत बार बारिश को होना भी चाहिए। राइट। इसलिए जो भी हमारी स्टैटिस्टिक्स है ये एक तरीके की फोरकास्टिंग भी करती है, लेकिन वो किसी ज्योतिषी के पोते की तरह नहीं होती है कि उसने एक पर्ची निकाली और उसकी बेसिस पर उसने फोरकास्ट कर दिया। इसके पीछे हमारे पास एक प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के जो टूल होते हैं जो हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। नाउ अगला सवाल अब हमारा ये आता है कि जब हमारी स्टैटिस्टिक्स अच्छे से काम कर रही है तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्टैटिस्टिक्स हमारी डेटा साइंस में बदल गई। और स्टैटिस्टिक्स में ऐसा क्या था कि जो हमारी उम्मीदों को कंप्लीट नहीं कर पाई और डेटा साइंस ने आकर के उन उम्मीदों को पूरा कर दिया। अब आप ये देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हम अपने मैथमेटिक्स की बात हम करते थे तो पहले के टाइम में जब हमारे अर्ली 90s में जब इंडिया में कंप्यूटर आना शुरू हुए थे उसके पहले हम ये कहते थे कि अगर आपके पास 30 साइज़ का डेटा है तो उसको हम लार्ज सैंपल मान लेते हैं। और ये भी जो हमारा कॉन्सेप्ट था दैट वाज एक्चुअली ये हमारा एक स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसकी बेसिस पर ये खाई है। राइट। लेकिन उसके बाद में फिर हमारे कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ
और इसने हमारी स्टैटिस्टिक्स को भी इम्पैक्ट किया। वो इस तरीके से, क्योंकि जब भी हम अपने किसी मैथमेटिकल टूल को डेवलप करने की कोशिश करते थे और जब हम अपनी मैथमेटिक्स की उसके एनालिसिस करते थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमारी एनालिसिस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी कि एक आम आदमी के लिए उसको आगे सॉल्व करना बहुत कठिन होता था, राइट। उस केसेस में हम लोग ने ये सोचा कि अगर ठीक है हम इसके एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसको अपने न्यूमेरिकल बेसिस पे हम उसका जो आउटकम होता है उसको तो निकाल ही सकते हैं, राइट। बहुत बार हमारा ये भी हुआ कि हमारा डेटा कलेक्शन भी बहुत कठिन होता था और बहुत बार डेटा भी नहीं हमारा अवेलेबल होता था। अब आज के समय में आप अगर देखेंगे हमारा जो डेटा है बहुत बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। एक इसका सिंपल सा उदाहरण है गूगल और गूगल मैप्स। हमको कहीं भी जाना अगर होता है तो अपने स्मार्टफोन के द्वारा गूगल ऐप का इस्तेमाल करके हम ये पता कर लेते हैं कि हमको यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा और क्या क्या होगा। लेकिन आप अगर उसके पीछे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें, हर एक स्मार्टफोन से कितना डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है और जो कहीं पे सर्वर में जा कर के अपने आप से स्टोर हो रहा है, ये डेटा हर सेकंड लाखों करोड़ों अरबों लोगों द्वारा जनरेट हो रहा है। इस डेटा की एनालिसिस किस प्रकार से करी जाए? डेटा की प्रॉब्लम नहीं है और हमारा डेटा साइज इतना ज़्यादा हो गया है कि आज के समय में बिग डेटा एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आ गया है और जो डेटा की हमारी यूनिट होती है वो हमारी पेटाबाइट हो गई है। इसलिए हमको अपने इस कंप्यूटर्स की हमको आवश्यकता पड़ने लगी, राइट। पहले के समय में हम जो भी स्टैटिस्टिक्स में थ्योरेटिकल डेवलपमेंट्स होते थे उसके ऊपर हम ज़्यादा जोर देते थे कि कोई चीज़ है उसको मैथमेटिकली हम करना चाहते हैं। जब हमारे कंप्यूटर्स आ गए तो हम जिन जगह पे हमारी मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगती थी या हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, वहाँ पे हमने उनको कंपटीशन करना शुरू कर दिया, हमने उनका कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, राइट। और पहले हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर होते थे, उनसे हम छोटे मोटे कैलकुलेशन कर लेते थे। लेकिन जब हमारा डेटा साइज़ भी बढ़ने लगा तो उस बड़े से डेटा साइज़ को अपने कैलकुलेटर के द्वारा कंप्यूट करना बहुत ही कठिन होता था। तो इसलिए जब हमारे कंप्यूटर्स डेवलप होने लगे तो उन्होंने हमारे कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट में बहुत सहायता करी। तो जब भी हमारी मैथमेटिकल एनालिसिस थ्योरी में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी, कठिन हो जाती थी, देन हम कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स का सहायता लेकर के हम उसको आगे हल कर लेते थे। और जब हमको अपने इस कंप्यूटेशनल का सपोर्ट मिलने लगा कि हमारे कंप्यूटेशन हमारे आसान होने लगे, देन फिर थ्योरेटिकल डेवलपमेंट को भी एक प्रोत्साहन मिला और उससे लोगों ने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्याओं को हल करना शुरू किया और उन्होंने भिन्न तरह के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। और फाइनली क्या हुआ कि कंप्यूटेशन और स्टैटिस्टिक्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए जिनको अलग अलग करना बहुत कठिन काम था। अब हम जब भी कभी कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स की बात हम करते हैं तो उसमें हमारा कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। अब कंप्यूटर्स को अगर हैंडल करना है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होती है। हमको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए को जानना चाहिए, हमको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहिए, हमको डेटा मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहिए। उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। और साथ ही जब हमारे कंप्यूटर्स से हमारे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ने लगी तो स्टैटिस्टिक्स को हम किन किन एरियाज़ में हम यूज़ कर सकते हैं वो भी बढ़ने लगे। और साथ ही फिर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्स्ड लर्निंग इत्यादि जैसे टॉपिक हैं, ये हमारे प्योर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आधारित हैं। लेकिन ये हमारे कंप्यूटर्स पर बहुत ज़्यादा आधारित हैं क्योंकि ये कंप्यूटेशन की बेसिस पर इनके हमारे आउटकम आते हैं। तो अब आप अगर ये देखने की कोशिश करिए कि जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास कई सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ और भी हैं जिनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे कि आप जिस एरिया में आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एक ख़ास बात पता है क्या है? ख़ास बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस दोनों के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमारे एक ही हैं। स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव था कि वो हमारा डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल दे और वही ऑब्जेक्टिव हमारा डेटा साइंस का भी है। और डेटा साइंस को हम जब अपने डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट फील्ड्स में हम जब अप्लाई करते हैं तो मुझे बहुत तरीके की नई प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलने लगती है जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स
की बेसिस पर निकालना पहले बहुत कठिन होता था और इसीलिए लोगों की डेटा साइंस से अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी। हम जब डेटा साइंस में बात करते हैं या अपने हम डिसीजन साइंस में बात करते हैं तो अब जो हमारा डेटा है ये भी हमारा डिजिटल डेटा होने लगा हुआ है। डिजिटल डेटा का क्या मतलब होता है कि हम अपने कंप्यूटर्स पे जो भी जैसे स्क्रीन पे देखते हैं, कोई टेक्स्ट देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, मूवी देखते हैं, ये हमको तो एक पिक्चर या फ़ोटो की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन ये हमारा डिजिटल डेटा होता है, राइट। और डिजिटल डेटा हमारा क्या होता है, ये हमारे एक 0 और 1 का एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है ये, राइट। कि हम 0 और 1 को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं कि मुझे एक प्रकार की मूवी या एक प्रकार की फ़ोटो हमको दिखाई पड़ती है, तो इनको हम कहते हैं ये हमारा डेटा डिजिटल लेटर्स के फॉर्मेट में है। लेकिन ये जो हमारा डिजिटल डेटा में इंफॉर्मेशन होती है उसको बहुत आसानी से किसी आम आदमी को समझना बहुत कठिन होता है। कोई अगर नंबर लिखा हुआ है 30 तो उसको हम 30 समझ जाएंगे, लेकिन डिजिटल डेटा को अगर हमने 30 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो जब तक कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप उसको नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो हमारा डिजिटल डेटा होता है उसको समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और बदलने के लिए हमको कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती है, मशीन की आवश्यकता पड़ती है, राइट। सो अब अगर इन सारी बातों को आप समझने की कोशिश करिए तो एक सवाल हमारे सामने आता है कि डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो सवाल आपको अपने से स्वयं से पूछना है कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं कि एक कंपाउंडर बनना चाहते हैं। दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दोनों के रूल्स हमारे अलग अलग होते हैं। डॉक्टर हमारा क्या करता है, जब भी किसी आदमी का कोई समस्या होती है, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, तो उसको देख करके वो फैसला करता है और फिर ये बताता है कि इसमें से उसको कौन सी दवा देना चाहिए, राइट। वो उसको सोचता है। और जो कंपाउंडर है, जो डॉक्टर ने दवा लिखी है वो सिर्फ उसको दे देता है। तो इसलिए आपको ये पहले फैसला करना है कि आप सिर्फ जो स्टैटिस्टिक्स की या डेटा साइंस के टूल्स हैं आप सिर्फ उनको खाली यूज़ करना चाहते हैं, हर एक टूल की क्या क्या यूटिलिटी है, उसके क्या क्या उपयोग हैं, आप सिर्फ उनको समझना चाहते हैं, या आप उन टूल्स को डेवलप भी करना चाहते हैं कि कोई अगर नई समस्या आती है उसके लिए हमारा नया टूल क्या होगा, इसको भी आप डेवलप करना चाहते हैं। तो हमारी ओपिनियन में तो ये है कि आपको इन सारे के सारे एस्पेक्ट को समझने की आवश्यकता है, राइट। और इसलिए स्टैटिस्टिक्स हमारे इस डेटा साइंस की एक आत्मा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारी कंप्यूटर साइंस या जो बाकी हमारे सब्जेक्ट हैं उसकी इसमें भूमिका कम होती है, उनकी भी हमारी अहम भूमिका होती है। लेकिन हमारे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि हम इस कोर्स का हम इस कोर्स में डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो भी आपको सपोर्ट चाहिए उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और मेरी भी बैकग्राउंड चूँकि स्टैटिस्टिक्स से है तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसकी डेटा साइंस को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, डिसीजन थ्योरी, बीजियन इन्फरेंस, फ्रीक्वेंसी इन्फरेंस, पैरामीट्रिक इन्फरेंस, नॉन पैरामीट्रिक इन्फरेंस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, सिमुलेशन टेक्निक, मॉन्टे कार्लो मेथड, उसी तरह के इत्यादि बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होना चाहिए, राइट। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत बार लोगों को लगता है कि डेटा साइंस में चूंकि हम खाली नंबर्स पे काम करते हैं उसके लिए हमको क्या जो स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी के डेवलपमेंट्स की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। ऐसा नहीं है। जो भी हम स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी में अपने डेवलपमेंट्स करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वही तो डेवलपमेंट हैं जिसके ऊपर हम अपना कंप्यूटेशन करना चाहते हैं। कि अगर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है तो आप अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप किस चीज़ को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब हम जब भी अपने कंप्यूटेशनल प्रोसेस की बात करते हैं तो उनकी भी अपनी कुछ सीमाएँ होती, लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आपको 3/3 की किसी मैट्रिक्स को इन्वर्ट, उसको आप हाथों से कर सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन से। लेकिन अगर आपको 1 लाख बाई 1 लाख ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है उसको इन्वर्ट करना है, राइट, उसको करने के लिए फिर आपको ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो इसलिए जब भी हम कभी अपने स्टैटिस्टिक्स के टूल्स, मैथमेटिक्स के टूल्स, ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स, इन सारी चीज़ों को हम एक डेटा सेट के ऊपर हम जब भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो साथ ही हमको डेटा मैनेजमेंट की नॉलेज की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा कहीं किसी माध्यम से हमारा डेटा अपने आप से आ रहा है,
डेटा हमारा एक किसी प्रॉपर अप्रोच से स्टोर होना चाहिए। प्रॉपर स्टोर होने के बाद में हम उसके ऊपर कौन सा स्टैटिस्टिक्स टूल लगाना चाहते हैं, उसके लिए उस डेटा को वहाँ से अपने आप से रिट्रीव कर लेना चाहिए। उसके लिए हमको कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद जो हमारा आउटकम होता है उसको भी हमको क्या बोलते हैं उसी डेटा मैनेजमेंट के द्वारा कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, और उसको हमको किस प्रकार से अपने लोगों को दिखाना है कि उसका सही इंटरप्रिटेशन हो जाए, उसके लिए हमको डेटा मैनेजमेंट भी सीखना पड़ता है। और जब हम इन सारे एस्पेक्ट्स का एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, और तभी हमको सही स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हम निकाल पाते हैं, राइट। तो अब जब हमारे पास सही स्टैटिस्टिक्स के इन्फरेंस आ जाते हैं, देन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारा उनका इंटरप्रिटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। और जब हम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसी का इस्तेमाल हम नई पॉलिसीज़ को तैयार करने में लगते हैं। पॉलिसी का प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, किस प्रकार की पॉलिसी होंगी, इसके बारे में बताने में करते हैं। और उसके अलावा हमारे जो इसके आगे के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे फोरकास्टिंग है, इसको किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स के बेसिक टूल्स को समझे बिना इस डेटा साइंस को समझना बहुत कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली स्टैटिस्टिक्स के, आपको बाकी सब्जेक्ट के भी जो नॉलेज है उसको भी प्रॉपर होना चाहिए। इसलिए इन सारे फील्ड्स की जो प्रॉपर नॉलेज है ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये सब बताने के बाद में अगला सवाल आता है कि मेरा रोल क्या है और मेरा जॉब यहाँ पर क्या है, राइट। तो अब आप ये देखने की कोशिश करिए कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि डेटा साइंस से हमारी क्या क्या अपेक्षा होती हैं और हमको किस प्रकार से काम उसमें से करना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज़ आती है कि आपको डेटा साइंस को पढ़ने के लिए किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो मेरा रोल यहाँ पे इतना है कि मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे से डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो हमारा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, उसके बारे में मैं आपकी सहायता करूँ। और उसी सहायता करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो जिनको आपको समझना चाहिए एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। तो उन्हीं सारे टॉपिक्स में से हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के या जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के जो टॉपिक होते हैं, उसके बारे में हम इस कोर्स में बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, आपको ये भी बता दें, हमारे पास बहुत सारे ग्राफिकल प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे एनालिटिक प्रोसीजर्स होते हैं। अब हमारे पास तो यहाँ पे समय की सीमा होती है इस कोर्स में, तो हम सारे टॉपिक्स को तो यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आपके हृदय में इन टॉपिक्स को सीखने का एक अगर खौफ है, डर है, भय है, उसको मैं ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगा। और उसके लिए बस एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलेंगे। हर एक लेक्चर के बाद हम आपको कुछ एडवाइस देंगे, कुछ आपको खुद से भी करना पड़ेगा। सिर्फ खाली इस लेक्चर को सुन लेने से काम नहीं बनेगा। हर एक लेक्चर के बाद में कुछ एक्सरसाइजेस आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा और आप भी अपनी पूरी कोशिश करिए कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो अंत में आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के जो फंडामेंटल टूल्स हैं उनके प्रति आपका जो दिल में भय है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके द्वारा आप जो आगे के टूल्स हैं आप उनको खुद ब खुद सीख पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को देखिए भिन्न भिन्न किताबों से, और बाकी लोगों के भी पेशेवरों को समझने की कोशिश करिए कि लोग डेटा साइंस के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने जो यहाँ पे बताया है, मैं इस डेटा साइंस को इस प्रकार से सोचता हूँ, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि बाकी लोग भी उसके बारे में किस प्रकार से सोचते हैं। तो आप इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, और हम आपको अगले लेक्चर पे मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।